हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज। देखो, ये क्विक रिवीजन वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं इसको वन शॉट में करने वाला था, बट नहीं, बट मुझे इन एमसीक्यूज को बनाते 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 इतना टाइम लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको वीडियो दे दी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं देना चाहता, बट ऐसा है कि उनमें बहुत डेप्थ है। ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो ऐसा है कि आपको पूरी पॉलिटी के जहां से एग्जाम में क्वेश्चन घूमते हैं वहां की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। और मैंने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में बहुत इन डेप्थ चीजें आपको बताएंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है या जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वहां पे सारी चीजें इन डिटेल मैंने यहां पे पढ़ाई हैं। तो इस वीडियो के जो है 4 पार्ट्स आएंगे, ध्यान से समझना है। और देखो, यहां पे लिखा नहीं हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 करके, बट जो हमारा वीडियो का थंबनेल है उसमें मैं नया चेंज करके लगवाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सेम थंबनेल रहेगा, बस उस पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 डाल दूंगा मैं। तो उस वीडियो को देखना जरूर, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी हैं आपको हेल्प मिलेगी। बहुत रिसर्च करके, बहुत दिमाग लगा के ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो ऐसा है कि मेरी मेहनत जो है ना वो कहते हैं बेकार मत जाने देना। और अब आपकी मेहनत है, जब ये वीडियो आपको मिल जाएगी, जब ये वीडियो आपको आप पढ़ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से सुन लेना, सो डैट आपकी भी मेहनत बेकार ना जाए। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। सो बढ़ते हैं आगे। और चलो आज ग्रीन यूज़ कर लेते हैं बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर किए जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट रहा करो, सो डैट सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती चली जाएं। और अगर आप में से बच्चे जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारा फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, एमपी, जेके, वेस्ट बंगाल के लिए, जिनकी क्लासेस 5 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हैं, सुबह के 8 बजे से। अगर आप जो है वीआईपी लाइव ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी इसके लिंक हैं, तो वहां से क्लिक करके आप अपने कोर्सेज बाय कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए जी, तो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1 देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसको ऐसा मत समझ लेना कि सर आप हिस्ट्री में चले गए। हम सारे जो इस तरीके के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन होंगे हमारे पॉलिटिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह जो बन रही थी वहां पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आप बताइए, फीचर्स बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। जाने के उन्होंने द्वैशासन की बात करी थी, कहां पे? प्रोविंसेस के अंतर्गत, प्रांतों में द्वैशासन की बात करी थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो प्रोविंशियल के अंदर जो है डायर की बात करी गई थी, यहाँ पे जो है रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करी गई थी। ये सही है, बताएंगे कौन से रिजर्व है, कौन से ट्रांसफर है। नंबर 2, यहाँ पे सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, और किस चीज के लिए? मुस्लिम लोगों के लिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। वाई? क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जहां पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, वो 1909 के एक्ट में मिला था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मिला था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछ रहा है, जाने कि मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। नंबर तीसरा,
डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यानी कि कानून बनाने की जो शक्तियां थी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने प्रांतों को दे दी थी, यानी कि प्रांत भी अब कानून बना सकते हैं। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहां पे डायरकी, द्वैत शासन की बात करी थी। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा, 1, यानी कि 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि मुस्लिम्स को जो है रिजर्वेशन मिली थी, नहीं, 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये जो है रिजर्वेशन की बात है, या आप कह सकते हो कि प्रोविजंस की बात है, ये कंटिन्यू करी गई थी सिख धर्म के लोगों को, यूरोपियंस को, इंडो क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को। ये इन लोगों को जो है आपका इलेक्टोरेट देने की यहाँ पे बात करी गई थी। जैसे मैंने आपको बात करी थी कि यहाँ पे आपसे डायरकी की बात करी गई थी, कहाँ पे, प्रोविंसेस के अंतर्गत, यानी कि प्रांत भी अब कानून बना सकते हैं। अब ये प्रांत कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरीके की चीजें करी गई थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, जो आगे पढ़ेंगे। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे आपके इंडियन लोगों को दे दिए गए थे कि हाँ ये चीजें हम दोबारा से भी ले सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे आपके गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास होते थे कि वो सब कुछ काम करता था। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर लिस्ट है आपकी, इसमें आपके एग्रीकल्चर का पार्ट, सुपरविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट का पार्ट और हेल्थ और एजुकेशन का पार्ट, यानी कि जो इंडियंस को मिला था वो सारा कुछ एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में मिला था। लेकिन जो रिजर्व था, जो आपका गवर्नर जनरल वाइसरॉय संभाल रहा है, जिसमें उसके डिफेंस की बातें, फॉरेन अफेयर्स की बातें, कम्युनिकेशन की बातें, जो बड़े बड़े फीचर्स हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो रिजर्व में डाल दी गई। लोकल चीज़ें जो हैं, नॉर्मल चीज़ें जो हैं, वो ट्रांसफर में डाल दी गई। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखने को मिला था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है। यस, बताइए। द पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज, कि जो लोग हैं वो बदलेंगे, वो चेंज होंगे, लेकिन रूल्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये किस चीज के प्रिंसिपल में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में, जहां पे संविधान है, लिखित है, वो सारी चीजें वही चलेंगी। वो कहते हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये संविधान जिंदा रहना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग काम करते रहना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। एब्सोल्यूट मोनार्की में होता क्या है कि यहां पे एक राजा है, बस उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाता है। ओके। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे चीजें जो हैं आपने, जैसे लेट सपोज कि आपके कुछ नॉर्म्स हैं या आपके कुछ ट्रेडिशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग काम चलता चला जा रहा है, लेकिन वहां पे चीजें लिखित नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, ठीक है, रिपब्लिक की बात करूं, कि जैसे हमारा देश जो है, हमारा देश का रिपब्लिक हेड कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक हेड है, इसमें जो लोग हैं उनको इनडायरेक्टली वे में इलेक्ट करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से जो है उनको चूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात कीजिए। तो यहां पे इसने बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। मैं थोड़ा सा साइड इसीलिए हो रहा हूं सो दैट आपको प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन है वो दिखता चला जाए। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताना है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। नंबर 1, its electoral process was based on the 6th schedule of the Act of 1935, which allowed for a restricted franchise based on the tax, property and educational qualification. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो लोग बैठे थे उनके सबकी जो प्रोविजन थी कि उनको चुना जाएगा, वो आपके 1935 के 6 शेड्यूल, ये संविधान की बात नहीं कर रहा, ये आपका जो एक्ट 1935 का है उसके 6 शेड्यूल की बात कर रहा है। ये ऑप्शन सही है। और जब ये लोगों को बोला गया था कि लोग ये वोट करेंगे, तो यहां पे कौन कौन से लोग वोट करेंगे? जिनके पास जो टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी है अच्छी खासी, और उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 35 के एक्ट के अकॉर्डिंग जिनके पास टैक्स पे कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर्टी है, यही वोट करेंगे। तो इसका मतलब सभी लोग वोट नहीं करेंगे। तो एट द एंड ये 35 का एक्ट हमें क्या बताता है? लिमिटेड फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है। ये लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या हो गया, समझ गए आप लोग? कि कुछ ही लोग वोट कर सकते हैं, सारे लोग वोट नहीं कर सकते, कुछ ही लोग वोट कर सकते हैं। गॉट इट? नंबर 2 देखिए,
Minority communities like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. ये भी ऑप्शन सही है कि हाँ इन लोगों को भी जो है संविधानिक असेंबली में बिठाया जाएगा, कि ये भी लोग चुन सकते हैं। तीसरा कहता है ये सब लोगों को ये इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ऑप्शन में बताया लिमिटेड फ्रेंचाइज के ऊपर बात आती है, यूनिवर्सल के ऊपर बात नहीं आती। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326 में, जिसमें उसने लिखा है कि कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस है वो आपका वोट कर सकता है। और ये आपकी अमेंडमेंट आई है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि लागू करी गई थी 1989 में। और उस टाइम पे पहले हमारी वोटिंग एज कितनी थी? 21 साल, 21 से 18 करी गई इस अमेंडमेंट के कारण। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपका आंसर क्या बन गया? सी ऑप्शन बन गया। बट चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमेटीज, जिसमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बिल्कुल सही है जी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत असेंबलीज के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ओके और मैं आपको बता दूं इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने लोग थे? 7, और चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। लेकिन जब यहां पे इन्होंने कुछ बात करी है कमेटीज के ऊपर, तो हमारा राइट है कि भाई हम थोड़ी सी कमेटीज के बारे में बात करें। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, दोनों के चेयरपर्सन जो है जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब बनी थी, वो क्या है? देखिए जी, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी की बात करते हैं तो आचार्य JB कृपलानी है। सब फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये ध्यान रखना। ओके माइनॉरिटी की सब कमेटी है HC मुखर्जी, और जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन द असम सब कमेटी AV ठक्कर जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम, जिसमें आपके एक्सक्लूडेड एरिया हैं, इनके हैं गोपीनाथ बारदोली जी, गोपीनाथ बारदोली जी। ओके तो दीज आर द कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, इनको पढ़ के जाना। ठीक है, एक चीज याद रखना, फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी वो भी सरदार पटेल के पास थी, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी इनके पास थी। लेकिन अगर उन्होंने पूछा फंडामेंटल राइट सब कमेटी, तो आचार्य JB कृपलानी बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जब उसने ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको भी एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बैठी थी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर यहां पे आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात चल रही है। देखिए जी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में जो कैबिनेट होता है, जो हाईली डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और ये 10 से 12 लोग ही होते हैं, जो पूरे संविधान की पॉलिसीज, सभी पूरे संविधान की देश की पॉलिसीज बनाते हैं। और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जाने कि यहां पे संसदीय सरकार की बात चल रही है। अब यहां पे पहले तो इसको ऑप्शन में बाद में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूं ये क्या होता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। यहां पे मैंने वो पॉइंट्स नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिख देखते हैं। देखो, एक इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, वो देख लो। जिसमें आपके 2 हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके, और एक होता है हेड ऑफ द स्टेट जो कि आपका प्रेसिडेंट होता है। ओके, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव चीजों को लागू करने वाला, इंप्लीमेंटेशन वाला, ठीक है। और दूसरी बात आती है आपका लेजिस्लेचर की, जो कानून बनाता है, लॉ मेकिंग। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हिम?
यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ओके, नंबर 3 जो मेन पॉइंट्स है वो बात करूंगा। जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जहां आप कह सकते हो कि आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आपके जो है मेन फीचर्स में आते हैं, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं, देखते हैं। An agreement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। देखिए, ये कैबिनेट तब बनाया गया था कि सबके, इतने देश के लोग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसीलिए बनाया गया है, नहीं कि इसको मिनिमाइज किया जा सके, इनका क्रिटिसिज्म मिनिमाइज किया जा सके, नहीं। देखो, देश में कुछ गलत हो रहा है, हमारे मंत्री कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है। तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट अगर बन गई है तो उसका रोल यही है कि हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। नंबर 2, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day। देखो, ये ऐसा नहीं है कि कैबिनेट तब बनाई गई थी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं तो कैबिनेट बना दो, नहीं। मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। यस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि यहां पे इन लोगों की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देश के लोगों के लिए है, तभी हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात इंश्योर करी जा सकती है। तो ये ऑप्शन सही है। नंबर 4, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, उसका होल्ड जो है मतलब लोगों के पास है, तो भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पॉइंट जो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मेन 3 फीचर्स आते हैं। देखो, पूछने को तो कुछ भी पूछ ले, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, जहाँ पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ आप कह सकते हो 2 हेड हैं, जहाँ आप कह सकते हो कि भाई इसमें जो है प्रॉपर तरीके से जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोकसभा के लिए। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए कि कौन कौन सा जो है आपका सीक्वेंस राइट है, कौन कौन सा जो सीक्वेंस है आपका राइट है। एक्चुअली ये वर्ड जो हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो ये वर्ड जो हैं आपके प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं प्रियम्बल के वर्ड्स हैं। तो ये प्रियम्बल में किस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो यहां पे देखो जी, प्रियम्बल ही दिखा देते हैं आपको कि ये जो भारत देश के लोग हैं ये सॉवरन हैं, आज़ाद हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सोसाइटी के लिए काम करेंगे, धर्म निरपेक्ष होंगे, पंथ निरपेक्ष, यानी कि देश का एक धर्म है लेकिन देश के जो है नहीं, देश का कोई धर्म नहीं है लेकिन देश में सभी धर्मों की रिस्पेक्ट होती है। डेमोक्रेटिक, भाई आज़ाद हैं हम जो लोग हैं, लोग अपनी सरकारें चुनते हैं, पीपल बाय द गवर्नमेंट, टू द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों से ही। तो ये आपके वर्ड्स से पेपर में, यहाँ पे ऑप्शन में, तो बताओ क्या क्या बनेगा। सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, यार देख लो क्या है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरन सोशलिस्ट, ये होगा सोवरन सोशलिस्ट, हाँ सोवरन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, यही है ना, सोवरन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, CADB। यहां पे ऑप्शन ही नहीं है भाई, CADB है ऑप्शन नंबर 1, CADB इज द करेक्ट आंसर। तो यही आपका करेक्ट सीक्वेंस है यहां पे। समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ जी। तो ये प्रियम्बल के ऊपर बात चल रही है। अब देखिए जी, प्रियम्बल के अगर मैं बात करूं, प्रियम्बल क्या है कि जब संविधान हम खोलते हैं ना, तो पहला पेज संविधान का प्रियम्बल दिखता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। प्रियम्बल को बोला गया था दैट इज क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप ऑफ कि भारत का भविष्य, ये हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये बोला था KM मुंशी जी ने। किसने बोला था, KM मुंशी जी ने। ओके, अब मुझे मैं हमेशा बताता हूं लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, ये क्वेश्चन आपका है। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। अगर पेपर में हार्ट एंड सोल आ गया भाई,
यानी कि हृदय और आत्मा, तो वो तो भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, और वो किस चीज को बोला था? आर्टिकल 32 को। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने मुझे दोनों क्वेश्चन बताने हैं। ओके, अब यहां पे देखिए जी, बहुत सारी चीजें और भी हैं, ये तो ठीक है, ठीक है। अब बात यह है कि संविधान के अंदर प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुई है, और वो अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत। और वो 3 वर्ड कौन कौन से थे? एक तो था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी कहां गया? यहां पे था, ये है इंटीग्रिटी। ओके, तो 3 वर्ड जो हैं आपके ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब यहां पे देखो जी क्या है, यहां पे ये पढ़ लिया, जस्टिस जो है हमारे संविधान में 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी जो है 5 टाइप की है, उनके थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी जो है 2 टाइप की है, स्टेटस की और जो है आपको अपॉर्चुनिटी की, जो सब लोगों को प्रमोट की जाएगी। फ्रेटर्निटी जो है एक टाइप का, जिसमें एक पर्सन की डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करी गई है। और ये प्रियम्बल जो है हमने देश को लोगों ने अपनाया था और दिया भी लोगों को गया है, एंड 26 नवंबर 1949 को ये प्रोवाइड किया गया था। तो दिस इज द प्रियम्बल, दिस इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द सेकुलर थिंग जो हमारे संविधान की है। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रियम्बल है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो, असर्शन रीजन में करना क्या होता है? असर्शन रीजन में पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी होती है, कुछ नहीं समझो, ये ऑप्शन देखने नहीं होते, ये नीचे वाले। तो देखो जी, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, ये तो आपने देखना है पहले बार में इन ऑप्शन को लेके। फिर क्या करना है कि पहली स्टेटमेंट को जब अगर दोनों ऑप्शन सही हो जाए, यानी कि पहला और दूसरा सही है, फिर फर्स्ट ऑप्शन के साथ बिकॉज लगाना है, ठीक है। बिकॉज लगा के दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ना होता है, तो ऐसे निकालना होता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम, तो पहले बिकॉज नहीं लगाएंगे, पहला लगाएंगे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे असर्शन फिर रीजन का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल डिजाइन was to weave a nation out of its many diverse part and protect the national integration। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, बहुत भांत तरीके की जो है लोग रहते हैं, कास्ट की बात करें, धर्म की बात करें, हर तरीके के लोग जो हैं हमारे देश में रहते हैं। तो अगर हमने देश का फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, यानी कि संघीय ढांचे को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, तो हम इन लोगों को साथ रह के काम करना पड़ेगा, जिससे हम जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जी इंडिया के फेडरल डिजाइन का, स्ट्रक्चर का। नंबर 2 देखिए, accommodation of the diversities has built a stronger not weaker Indian nationhood। जाने के जिससे अब हर तरीके के लोग हैं, एथनिक है, धर्म के लोग हैं, कास्ट है, धर्म है, बहुत कुछ तरीके के लोग रहते हैं। अगर ये हमारे देश में है तभी हमारा देश जो है इतना स्ट्रांग बन पाया, ऐसा नहीं बन पाया कि वो वीक है। जो हमारे देश की संवैधानिकता के बारे में बात करता है, वो देश के राष्ट्रवाद की बात करता है और मजबूत बनाता है हमारे देश को। ये ऑप्शन भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। जब मैंने कहा था कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे तो क्या करना है, पहले और दूसरे को रीड करना है इकट्ठा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पहला कहता है कि पहला जो फेडरल डिजाइन है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम उसके डाइवर्स पार्ट को कंट्रोल कर सकें, आई मीन मेंटेन कर सकें और नेशनल इंटीग्रेशन कर सकें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो डाइवर्सिटी हैं वो स्ट्रांग बनाती हैं, वीकर नहीं बनाती इंडियन नेशनहुड को। देखो यार, यहाँ पे देखो बिकॉज लगा के जो है वो स्टेटमेंट नहीं बन पा रही, वो जो रीजन है वो बन नहीं पा रहा। अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन रीजन नहीं बन पा रहा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या डालेंगे हम? बी ऑप्शन। यानी कि असर्शन और रीजन जो है वो सही है, लेकिन वो उसकी जो है बन पा रही है या नहीं बन पा रही है? बन पा रही है या नहीं बन पा रही? बिल्कुल बन पा रही है कि हमारे देश में हम संघीय स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि अगर हम इन लोगों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं तभी तो नेशनल इंटीग्रेशन बन रही है, तभी तो देश स्ट्रांग बन रहा है, वीक नहीं बन रहा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन भी आपकी जुड़ती है, बिकॉज लगा के भी स्टेटमेंट आपकी सही जुड़ रही है। यस, तो ये असर्शन और रीजन सही है और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन बन गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए।
हमारे भारत देश के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपका डिफरेंट है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। ऐसा क्यों, किस सेंस में वो डिफरेंट है? देखो, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया है, ये हमने आपको चलो बताया नहीं, अब बता देता हूं। अदरवाइज 3 चीजें मैंने आपको बताई थी जो कैबिनेट वाले में क्वेश्चन में बताई थी। आपका 2 हेड होते हैं, ठीक है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और बात करी थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये बात करी थी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट कैसे है। तो पॉइंट देखिए, बोथ ए रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये तो, कि उनमें भी यही है, हमारे भारत देश में भी यही है। तो मतलब ये तो है, ये डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, क्योंकि हमारे देश में रियल हेड कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है जी? हमारा प्रेसिडेंट। ए सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, दोनों में है, ठीक है, क्योंकि दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा, उधर भी 2 सदन है, ये भी ऑप्शन है, ये सारी चीजें हमने वहां से ली हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत देश में देखने को हमें मिलता है, लेकिन जो ब्रिटेन है वो वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमने बोरो किया था यूएसए से, तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू कहां पे है? यूएसए में है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है कि कोई कानून बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है, वो बताना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किससे पता लगता है? हमें जुडिशियल रिव्यू से पता लगता है। आर्टिकल 13 से आपको देखने को मिलता है। और जुडिशियल रिव्यू इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज ध्यान रखना कि ये किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि संवैधानिकता के बारे में बात करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में आपको संविधान, मतलब संविधान में हमारा आता है रिवाइजरी यूरिसडिक्शन, जाने के सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकती है। दोनों में डिफरेंस है। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 137 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और उस चीज को वो कभी भी बदल सकता है, रिवाइज कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू का वहां पे थोड़ा सा वर्णन आता है, जिसमें ये बात की जाती है कि हाँ, आर्टिकल 13 के अंदर ये बात है कि आर्टिकल 13 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि वो एक्ट लागू होगा या नहीं, यानी कि जो एक्ट है उसकी संवैधानिकता आज है या नहीं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit। ये ऑप्शन सही है जी। ये ऑप्शन सही क्यों है? कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, है तो वो प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोकसभा है, लेकिन हम उसको बहुत जगहों के ऊपर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, उनको चेयरपर्सन बिठाया जाता है, तो कुछ ना कुछ पोस्ट जो हैं आपकी डिसक्वालिफिकेशन से बची हुई हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट का रोल है उसका, बट उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना बैठे हैं हम राज्यसभा का। और भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं, कोई आपने देखा होगा बीसीसीआई का चेयरपर्सन बन जाता है, कोई मंत्री वगैरह जो भी है। तो ऐसा भाई यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात एग्जेम्पशन करी गई है। दूसरा कि यहां पे जो एक्ट है ये 5 बार अमेंड किया गया है, बदला गया है, ये ऑप्शन सही है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड है ये वेल डिफाइंड है, इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जी, इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ, हां, तो ये जो वेल डिफाइंड है हमारे संविधान में नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये गलत हो गया जी। तो ऑप्शन पहला और दूसरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो 1 and 2 only is the correct answer, 1 and 2 only is the right answer जी। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर संविधान में नहीं है तो कहां पे है? तो इसको पूरे से डिस्कस किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, पूरी अच्छे तरीके से वहां पे इसके बारे में वर्णन किया गया है।
तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लेकिन प्लीज यहाँ पे लाइव सेक्शन में मत बताना, मुझे नहीं पता लगता, ठीक है, दिमाग से निकल जाता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में खत्म होने के बाद मैं जरूर देखता हूं, तो उसमें बता देना, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डाला गया है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। अब बात करते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर हम डिस्क्वालीफाई करें तो ये दो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, एक तो सॉरी ये डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो दो तरीके से होती है। कैसे? अगर जा तो आपने पार्टी बदली हो, पार्टी चेंज, भाई आपने जीत लिया, इलेक्शन जीत लिया और जीत के पार्टी चेंज कर दी, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? डिफेक्शन। हम उसको क्या कहते हैं? जीत के पार्टी बदलना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। अगर आप लेट सपोज आप हार गए तो आपने पार्टी चेंज कर ली, भाई कभी भी मर्जी कर लो, कोई दिक्कत है, लेकिन जीत के आपने इलेक्शन को जीत लिया फिर पार्टी चेंज कर ली, तो उसको हम डिफेक्शन कहते हैं। और उसके लिए हमारे देश में एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो चेयरपर्सन होता है, चाहे वो लोकसभा की बात करी जाए, चाहे वो राज्यसभा की बात करी जाए, वो स्टेट की बात करी जाए, वो उसके पास राइट होता है उस पर्सन को हटाने का। अगर लोकसभा की बात करी जाए, भाई स्पीकर ऑफ द लोकसभा हटाएंगे, और राज्यसभा की बात करी जाए तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ही आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठा है जी? दैट इज स्पीकर ऑफ द विधानसभा। तो ऐसे ही उन लोगों को हटाया जाएगा। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसके ऊपर बात करी गई है। और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ है आपका, जो कि जिसमें लिखा गया है कि आपका प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यानी कि मंत्री परिषद में 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है। और ऐसे ही सीएम भी अपने मंत्री परिषद में विधानसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 15% सीटें रख सकता है। लेकिन ये चीज जो है दिल्ली के केस में अलग है। दिल्ली के केस में जो सीएम है अपने मंत्री परिषद में वो सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें रख सकता है। ये आपको याद रखना है। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये एक कारण है उसको हटाने का, मतलब डिफेक्शन आई मीन डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन एक डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन ये होता है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। भाई आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही। अब ये क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, एज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, कुछ भी हो सकता है, भाई पागलपन जो भी है। तो उस केस में अगर उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही तब भी उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस केस में डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? ये डिस्क्वालीफाई करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन बात किसके साथ करके करेंगे? डिस्कशन किसके साथ करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। जब इनकी पूरी डिस्कशन हो जाएगी तब इस पर्सन को हटाया जाएगा। तो ये केस है जी आपका डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की अगर पार्लियामेंट की बात करी जाए, वो आर्टिकल 102(1) में लिखा हुआ है। लेकिन हम स्टेट की बात करें वो 191 में लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रो टर्म स्पीकर के ऊपर बात करी जा रही है। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज ए प्रो टर्म स्पीकर? आर्टिकल 94 में इसके बारे में बात करी गई है। देखो, प्रो टर्म स्पीकर का मतलब क्या होता है? जब नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई पर्सन सीनियर मेंबर होगा। सीनियर मेंबर का मतलब ये होता है कि जिसने मैक्सिमम इलेक्शन जीते हो। वो कोई ना कोई पर्सन होंगे, 2 3 4 5 हो सकते हैं कि हाँ जिसने इक्वल, जिसने 2 बार 3 बार 4 बार इलेक्शन जीते हो। तो क्या होता है कि उन पर्सन की लिस्ट बनाई जाती है। जो लिस्ट बना के वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास दी जाती है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो लिस्ट आगे राष्ट्रपति को दे देता है। फिर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज ए प्रो टर्म स्पीकर। वो दिखाता हूं आपको क्या है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्या पहले क्या होता है। द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, ये ऑप्शन गलत है जी। बट हां, एक चीज ध्यान रखना, अगर वो स्पीकर ने भाई मैक्सिमम इलेक्शन जीते हो और दोबारा लोकसभा में आ जाए तो वो प्रो टर्म स्पीकर का इलेक्शन लड़ सकता है। गॉट इट? तो ये जो आउटगोइंग लोकसभा का स्पीकर है वो ऐसा नहीं है कि वो भाई लड़ेगा ही लड़ेगा, उसको ही अपॉइंट किया जाएगा। द डिप्टी स्पीकर ऑफ आउटगोइंग लोकसभा, जो लोकसभा जा रही है उसका डिप्टी स्पीकर नहीं। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, यस, ये ऑप्शन आपका सही है।
ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा, गलत 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 गलत। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए आपको 10% ऑफ द लोकसभा सीटें आपके पास होनी चाहिए, उस सदन की सीटें होनी चाहिए, तो आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट किया जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बन गया जी आपका सी। तो ये सीनियर मोस्ट का मतलब एज का नहीं है, ये ध्यान रखना। सीनियर मोस्ट एज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीनियर मोस्ट का मतलब जिसने मैक्सिमम इलेक्शन जीते हो। ओके, अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो है सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर की जो लिस्ट होती है वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास जाती है और कि उसको अपॉइंट किया जा सके प्रोटम स्पीकर को, ये आपकी लिस्ट जो है राष्ट्रपति के पास जाती है और फिर उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 94 के अंतर्गत। तो प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है जी? राष्ट्रपति करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैग के ऊपर क्वेश्चन है जी, कैग के ऊपर। कैग के ऊपर बात कर रहा है कि इनमें से वो उसका कौन सा फंक्शन नहीं है, इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कैग। देखो कैग की बात करी जाए आर्टिकल 148 टू 151 में आता है, यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ये करते क्या है? जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट वगैरह करते हैं। वही क्वेश्चन है, एक्चुअली पूछ भी वही रहा है। 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और इंडिपेंडेंट है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरी बात यह मतलब किसी को जवाबदेही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये लिस्ट जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वो आपकी जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास दे देते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसको पब्लिश कर देती है और वो बोला जाता है कि ये कैग ने घोटाला निकाला है। तो इसीलिए कैग को आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है, द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति करते हैं और अगर ये हटें तो भी ये मतलब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को रिजाइन देंगे मतलब, और 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और रिटायरमेंट एज 65 होती है, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इनका फंक्शन कौन सा नहीं है। तो नंबर 1 देखते हैं, द ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो सारा खर्चा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा वो सारी की रिपोर्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। बिल्कुल, चाहे आपका कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में जो भी खर्चा होगा उसको ऑडिट किया जा सकता है और ये रिपोर्ट बनाएगा। जो राष्ट्रपति के पास होता है कॉन्टीजेंसी और पब्लिक अकाउंट जो है आपका नॉर्मल जो बैंक्स वगैरह में है। तो तीसरा देखिए, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। बिल्कुल सही है, जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं आपकी उनकी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस उनके अकाउंट के ऊपर पूरी रिपोर्ट ये बना के देगा। टू कंट्रोल द रिसीट्स एंड द इश्यू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ट इन द एक्सचेकर। नहीं, ये इसका काम नहीं है। इसका काम ये नहीं है कि भाई ये चेक करेगा कि हाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे गया, वो लगा नहीं लगा, नहीं। ये तो ये बताएगा कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे सही है, इतना पैसा दिया था, कहाँ लगा भी है, नहीं भी लगा। तो दैट मीन्स ये सिर्फ ऑडिट करेगा और रिपोर्ट बनाएगा और इसका कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? 4 इज द करेक्ट आंसर। ये 3 काम तो हैं ही हैं, ABC वाले 3 काम तो हैं ही हैं इसके, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से काम हैं? तो इनके काम देखो जी और कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि ये जितने भी आपके मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, या गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, तो जो भी उसके अंदर स्टोर्स के अंतर्गत स्टॉक वगैरह होता है वो सब के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट बनाता है। क्लियर? कोई भी अथॉरिटीज को, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, आपका पैसा मिल रहा है, फाइनेंस हो रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो भी इसमें चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर? या फिर आपके राष्ट्रपति या गवर्नर इनको कहें कि ये चीज देखो या इस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाओ, इसको ऑडिट करो, वो आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति और गवर्नर के कहने पे ये किसी भी चीज को ऑडिट कर सकता है। और कोई भी आप लोन दे रहे हो, ग्रांट्स दे रहे हो और वो गवर्नमेंट के साइड से लिंक कर रहा हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, तो भाई ये सारी चीजों को ऑडिट करेगा। और ये जो सारी चीजें हैं, ये पावर्स जो हैं, ये आती हैं कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो है ये पावर्स इसके पास आती हैं। और इसका मैंने जैसे आपको बताया था कि आर्टिकल 148 टू 151 जो है इसके बारे में बात करी गई है। और कैग जो एक्चुअली होता है, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसका मेन काम ऑडिट करना होता है, ये चीज ध्यान रखना, और रिपोर्ट बनाना होता है। तो ये चीज आपके सामने है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बताइए, इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है जी। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, देखिए जी, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में 54 में लिखा गया है, क्या प्रोसेस है वो 55 में लिखा गया है। ठीक है, 54 में लिखा गया है कि मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और किस तरीके से होगा वो 55 में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो आपको सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं करते, हमारे चुने हुए लोग वोट करते हैं। तो मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। अगर यहां पे प्रत्यक्ष तरीका होता तो इसका मतलब क्या है, जिसमें हम वोट करते सीधा, जैसे हम कहां कहां वोट करते हैं, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, लोकसभा में, विधानसभा में, यहां पे डायरेक्ट होते हैं। अब इनके लोग जो होते हैं आगे किसी लोगों को चुनेंगे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो राष्ट्रपति को हम वोट नहीं करते, हमारे चुने हुए लोग वोट करते हैं, तभी हम राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, रिपब्लिक हेड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड में, कौन कौन लोग वोट करते हैं। देखिए जी, यहां पर मैं आपको बता दूं, इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करते। इलेक्टेड मेंबर किस चीज के, लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, और इलेक्टेड मेंबर जो दो आपकी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली और पुडुचेरी, इनको ऐड किया गया था क्योंकि यहां पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इनको ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। तो ये लोग जो हैं वोट करते हैं। तो इसका मतलब जब इलेक्टेड करते हैं तो नॉमिनेटेड नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की बात करी जाए तो ये पार्लियामेंट वर्ड डाल सकता है, और जब बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट डाल सकता है, संसद के दोनों सदन की वर्ड यूज कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। यहां पे विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग वोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं, यानी कि विधान परिषद के जो लोग हैं, वो वोट यहां पे नहीं कर सकते। विधान परिषद के लोग जो हैं वो यहां पे वोट नहीं कर सकते। तो अब यहां पे ऑप्शन देखिए जी, कौन सा बनेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। बोथ हाउसेज का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नंबर 2, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, गलत हो गया जी, दोनों नहीं, काउंसिल नहीं करती। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया जी, 1, 3, 4। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया जी, फिर दोबारा बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या बनेगा। असर्शन रीजन में ऑप्शन में देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जाने के जो आपके मंत्रालय होता है, मैंने आपको बताया था कितने लोग होते हैं इसमें, 15% ऑफ द लोकसभा सीट, दैट इज 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये ज्वाइंटली अकाउंटेबल हैं बिफोर द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अकाउंटेबल है नहीं। मैंने आपसे अभी बात करी थी कि ये मंत्री परिषद जो होता है सिर्फ लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राज्यसभा यहां पे वर्ड गलत लिखा हुआ है। दूसरा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दे आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल दोनों आपके होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में 15% लोग रखता है जितनी लोकसभा की सीटें हों। लेकिन ये लोग जो हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, ये लोग जो हैं राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये लोग जो हैं वो आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट भी हो सकता है, लेकिन उस पर्सन को 6 महीने के अंदर अंदर एक मंत्री बनना होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको नॉट मंत्री, उसको मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है वो कोई पर्सन आउटसाइड भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन 15% ऑफ द लोकसभा सीटें ही यहां पे रखा जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो असर्शन गलत है और रीजन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जी, यहां पे क्वेश्चन है जी, द कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब देखो, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनको कुछ ना कुछ तो विशेष अधिकार मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विशेष अधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 में लिखा होता है जी इनकी प्रिविलेजेस के बारे में। तो देखो जी, पहला क्या है कि कौन से कलेक्टिव प्रिविलेजेस नहीं लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान रखना, नॉट, ठीक है, नॉट पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, भाई ये तो आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, कोई भी आप डिबेट है,
प्रोसीडिंग्स हैं, आपके पास फ्रीडम है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी चीज आप अपनी जो भी अंदर हुआ है वो बाहर जाके बोल सकते हैं, ये फ्रीडम है उसको। द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल हर पर्सन को वहां पे राइट रेगुलेशन है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज चल रही है उसको कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, ये सही है। द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, भाई नहीं 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 नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप गवाह के रूप में जो है स्वतंत्रता नहीं है कि आप गवाह के रूप में चले जाएंगे, नहीं। द प्रिविलेजेस ऑफ एक्सक्लूडिंग द स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस, अगर कोई बंदा घुस गया अंदर पार्लियामेंट में तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया जी? सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन, सी ऑप्शन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर कोई बंदा अंदर घुस गया ना तो 500 रुपये फाइन होता है, ये जस्ट एक नॉलेज पर्पज के लिए 500 रुपये फाइन होता है और 6 महीने की सजा, ठीक है। तो ये जी आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन यहां पे मैं आपको दिखा दूं, तभी मैं थोड़ा सा साइड पे हट गया कि यहाँ पे जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं कुछ हैं, यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, यानी कि एक ग्रुप के लोगों को प्रिविलेजेस हैं और एक इंडिविजुअली आपकी प्रिविलेजेस हैं, यानी कि विशेष अधिकार हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे होकर पढ़ूंगा तो उसमें समझाता रहूंगा सो डैट आपको पूरा दिख जाए, ठीक है। कोई भी पर्सन, चाहे वो मेंबर है चाहे आउटसाइडर है, उनको अरेस्ट किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस लगा सकते हैं, ना ही सिविल प्रोसीडिंग ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस के अंदर आप उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। भाई आप अगर लोकसभा में घुस गए, उसमें कोई क्रिमिनल बैठा है तो वहां पे आपकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, वहां पे आप कानूनी चीज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा में है, राज्यसभा में है तो वाइस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, स्टेट में हो तो भाई स्टेट के जो भी स्पीकर हैं उनसे। तो ये ऑप्शन ये आपका है, ठीक है। नो कोर्ट हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमेटी। तो ऐसा है कि भाई जो आप कमेटी में बैठे हो, जहां आपका सदन के अंदर कुछ भी हुआ है, उनके अंदर कुछ भी चला है, तो कोर्ट नहीं पूछ सकती हमसे। तो दिस इज द करेक्टिव प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड, ये तो हमने पढ़ ही लिया था भाई, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको बाहर निकालना पड़ेगा अगर कोई बाहर से घुस गया, ठीक है। पार्लियामेंट कैन पनिश द मेंबर्स एज वेल एज द आउटसाइडर फॉर ब्रीच, बिल्कुल अगर देखा जाए जी, पार्लियामेंट जो है वो मेंबर्स को जो ब्रीच किया है, जहाँ कुछ गलत किया है कि भाई वो वहां पे घुस गया, तो भाई उसको मतलब जो है डेट मीन्स सजा मिलेगी, मतलब उसको पनिश किया जा सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका इम्प्रिजनमेंट वगैरह, ऑल्सो सस्पेंशन और एक्सपल्शन इन द केस ऑफ मेंबर्स, भाई उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है और उसको निकाला भी जा सकता है अगर वो मेंबर हो। तो दीज आर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दीज आर द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, यानी कि हर बंदे की एक प्रिविलेजेस है वहां पे। वो क्या है? नंबर 1, अगर कोई पार्लियामेंट पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी प्रिविलेज पर्सन जो है उसको एविडेंस के तौर पे जो है आप नहीं डाल सकते। तो कहने का मतलब जो ये वाला था, ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में आता है, तो ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस में नहीं आता। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 40 दिन पहले और बाद में, जब सेशन चल रहा हो उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये अरेस्ट अगर किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में किया जाएगा, नॉट इन क्रिमिनल केसेस। ये चीज ध्यान रखना। क्रिमिनल मतलब कोई भाई उसने कुछ कर दिया तो क्राइम कर दे तो नहीं कर सकता, ये प्रिविलेजेस है, ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी गिवन गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग सेड और वोट बाय हिम हर इन द पार्लियामेंट और इट्स कमेटी। तो यहां पे देखो जी, अगर कोई भी चीज चल रही है, संविधान के अंदर कुछ भी चीज चल रही है, तो उस बंदे ने पार्टी का कोई भी चीज है, चाहे ऑपोजिशन में कर दी हो, चाहे वो पार्लियामेंट के हक में कर दी हो, आई मीन पार्टी के हक में कर दी हो, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो नहीं बता सकता, तो भाई उसको कोर्ट जज नहीं कर सकती। तो दीज इज द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यूनियन बजट के साथ यहां पे कौन सी जो टर्म है वो आपका लिंक करती है जी, कौन सी चीज यहां पे लिंक करती है, ये आपका क्वेश्चन है। सेंश्योर मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, ये आप टर्म सुनते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 112 के बारे में बात करी है। आर्टिकल 112 जो बात करता है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे साल का लेखा जोखा, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे और कहां पे खर्चा जाएगा पैसा और कैसे उसको नया पैसा बनाया जाएगा। तो यहां पे यूनियन बजट के साथ जो लिंक करती है वो चीज है कट मोशन। कट मोशन जो होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो अपोजिशन गवर्नमेंट में, ये इसको उठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन उठा लिया बजट के अंदर कि भाई ये कैसे क्यों पैसा ले रहे हो, और चाहे वो मंत्री बैठा है वहां पे, तो उसने कोई डिसीजन ना दे पाया तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो ये कट मोशन में बात आती है। तो दैट मीन्स जे पॉइंट समझ में आया। तो भाई अगर हाउस में ये बात हो जाए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा सारे सब लोगों को। तो यहां पे जो कट मोशन होते हैं वो 3 तरीके के हैं। एक होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, जिसके अंतर्गत जो है आप अगर जो भी आपने जो भी बात रखी है उसमें से 1 रुपया अगर कम कर दिया तो भाई पास हो गया। और एक होता है टोकन कट। टोकन कट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पैसे रखे हैं उसमें से अगर आपने 100 रुपया कम कर दिया तो आप ये टोकन कट लग गया। तीसरा है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट का मतलब ये होता है कि कोई आपने स्पेसिफिक अमाउंट, कि कुछ आपने स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो निकलवा दी है वहां से। ऐसा नहीं है, अमाउंट की बात नहीं है कितनी, लेकिन स्पेसिफिक अमाउंट कुछ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपके दैट इज कट मोशन यूनियन बजट के साथ। एक होता है सेंश्योर मोशन निंदा प्रस्ताव। लेट सपोज एक सेकेंड, हाँ फोन चल पड़ा। ओके, सेंश्योर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंश्योर मोशन में होता क्या है, लेट सपोज कोई पॉलिसी आपने लगाई और ऑपोजिशन वाले बंदे ने जो है उस पॉलिसी की निंदा करी कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो सेंश्योर मोशन पास हो गया। दैट मीन्स वो एक्चुअल में निंदा होगी कि, और वो मंत्री जो है उसका कोई जवाब ना दे पाया, तो दैट मीन्स वो सेंश्योर मोशन पास हो गया। ऑपोजिशन पार्टी उठाएगी, भाई ऑब्वियसली बात है आपने ये चीज इंप्लीमेंट करी है तो आपने क्यों करी है, कैसे करी है, क्वेश्चन उसके पास है, उसने पूछे, उसका मंत्री को जवाब ना आया, तो दैट मीन्स मंत्री जैसे चुप कर गया तो सेंश्योर मोशन पास हो गया। तो इस केस के अंदर सेंश्योर मोशन के अंतर्गत जो है किसी को रिजाइन नहीं करना पड़ता, ये चीज ध्यान रखना, रिजाइन नहीं करना पड़ता, तो लेकिन सेंश्योर मोशन पास हो जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब ये होता है, अच्छा एक चीज और देखिए, सेंश्योर मोशन होता है, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है ये लोकसभा में होता है जी। यहां पे क्या होता है कि अगर ये पास हो गया तो आपकी जो मंत्रालय है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो सेंश्योर मोशन में रिजाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन करना पड़ता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात यह है कि फटाफट से इंटरेस्ट लेके आए कि भाई मतलब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई चीज आ रही है, स्पीकर की यानी कि जो चेयरपर्सन होगा उसकी परमिशन से ये कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आया जाएगा। गॉट इट। एक होता है अजर्नमेंट मोशन। अजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि बाकी सारी चीजें रोक दी गई हैं और अब इस इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर डिस्कशन करो। कॉलिंग अटेंशन मोशन में आपको चेयरपर्सन से परमिशन लेना पड़ेगा कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए, लेकिन अजर्नमेंट मोशन में ये खुद ही चेयरपर्सन करते हैं, ये चीज हटाओ, इस पब्लिक मुद्दे के ऊपर आओ। तो अजर्नमेंट मोशन कॉलिंग अटेंशन में दोनों में चेयरपर्सन का ही रोल है। कॉलिंग अटेंशन मोशन में कोई मेंबर कहेगा कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट पब्लिक थिंग, इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीकर की परमिशन से वो चीज होगी। अजर्नमेंट मोशन में स्पीकर खुद कह देता है कि भाई अब ये चीज डिस्कस करनी है, ये चीज हटाओ, तो स्पीकर पब्लिक इंपॉर्टेंट के लिए कोई बात करेगा। तो यहां पे जो यूनियन बजट के साथ रिलेट करता है तो वो रिलेट करता है आपका कट मोशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, A bill which merely involves expenditure and doesn't include any of the matters specified in the article 110 can be। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा, कि इसमें थोड़ा बहुत तो कुछ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है लेकिन वो मैटर्स नहीं लिखे हुए जो आर्टिकल 110 में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब आर्टिकल 110 जो होता है वो मनी बिल होता है जो लोकसभा में आता है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, और इसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अमेंडमेंट नहीं हो सकती। राज्यसभा को यह बिल दिखाया जाता है लेकिन राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है इसको बदलने की या कुछ भी करने की। 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी होता है आर्टिकल 110 के अंतर्गत, जिसमें कुछ प्रोविजन जो होती है सिर्फ एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी, जैसे कि लेट सपोज कि ये बिल लोकसभा में आया और इसमें डिस्कशन होगी भाई, जैसे मतलब कोई टैक्स लगाया, घटाया, बढ़ाया, वो लोन्स, ग्रांट्स, कोई आपने लोन दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट पे करी है,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी खर्चा आपका निकल रहा है, एप्रोप्रिएशन बिल पास करके, बजट पास करके, एप्रोप्रिएशन बिल पास करके वहां का खर्चा जो भी निकलता है सब कुछ के ऊपर जो है वो मनी बिल के अंतर्गत आता है। लेकिन आर्टिकल एक होता है 117 ए और मतलब ए, और एक होता है 117 सी। ये फाइनेंस बिल 1 होता है, ये फाइनेंस बिल 2 होता है। फाइनेंस बिल 1 में जो है वो प्रोविजन मनी बिल की ही लिखी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन फाइनेंस बिल 2 में ठीक है कुछ खर्चा लिखा हुआ है तो वो मैटर्स इंक्लूड नहीं करता जो 110 में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब ये बात आ रही है किसकी, फाइनेंशियल बिल 2 की बात आ रही है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, फाइनेंशियल बिल 2 के ऊपर है, 117 सी के ऊपर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये क्या होगा, इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, गलत। इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी सदन में इसको कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला बिल जो है आर्टिकल 110 वाला लोकसभा में जाएगा, आर्टिकल 117 ए भी लोकसभा में जाएगा, लेकिन 117 सी वाला जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा में पेश होगा, गलत। ये जॉइंट सिटिंग में पेश होगा, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 117 सी के बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में बात कर रहा है। तो इसको ध्यान से समझना, पहले मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, मैं इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, मैं थोड़ा सा साइड पे हट रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। मनी बिल की बात करी जाए, यहां पे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये बिल जो है राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं आती। एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब स्पीकर के उसके साइन होंगे, और जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल में राष्ट्रपति की परमिशन से, और ये सिर्फ और सिर्फ बिल आएगा लोकसभा में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर डेडलॉक हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ जहां यहां पे ज्वाइंट सीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ लोकसभा की बात मानी जाएगी कि हां पास कर दो। आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, और ये डील करता है जो भी प्रोविजन मेंशन है आर्टिकल 110 में, और ये एक गवर्नमेंट बिल है, ये एक गवर्नमेंट बिल है। कौन सा, दैट इज मनी बिल। समझ में आया, ये एक सरकारी बिल है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब बात करते हैं फाइनेंस बिल 1 की। इसमें मैंने आपसे बात करी थी, इसमें कुछ प्रोविजंस होती हैं आर्टिकल 110 की। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है इस बिल को लेके आने के लिए। राज्यसभा के पास यहां पे पावर होती है, उसको बदल भी सकता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपका जो है मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि स्पीकर बताएगा कि ये फाइनेंस बिल 1 है या 2 है। बट एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो, कुछ भी बदल रहे हो, राष्ट्रपति की परमिशन से ही यहां पे इंट्रोडक्शन करी जाएगी। ये बिल भी लोकसभा में ही आएगा, और अगर ये डेडलॉक हो गया तो यहां पे हम ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठी हो सकती है। 117 ए के अंतर्गत इसके बारे में बात करी गई है। इसमें आर्टिकल 110 की प्रोविजन भी है, लेकिन कुछ जनरल लेजिस्लेशन, कुछ चीजें नई कानून लागू करने के लिए भी चीजें होती हैं। फाइनेंस बिल जैसे मनी बिल गवर्नमेंट बिल है, लेकिन जो फाइनेंस बिल 1 है एक नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। फाइनेंस बिल 2 जो हमारा क्वेश्चन था, फाइनेंस बिल 2 यहां पे आपको राष्ट्रपति की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, राज्यसभा के पास पावर होती है, उसको बदले, रिजेक्ट करे वगैरह वगैरह। तो यहां पे आपको स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसाइड करेगा। तो यहां पे रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति की जरूरी नहीं है कि अगर इसमें कुछ बदलाव लेके आना है, ये किसी भी सदन में आ सकता है। और अगर आ गया तो अगर उसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन होती है तो डेडलॉक हो गया तो ज्वाइंट सिटिंग हम बुला सकते हैं। ये 117(3) के बारे में बात करता है। यहां पे फाइनेंस बिल 1 जो होता है मनी बिल जो टैक्स वगैरह के ऊपर बात आती है, खर्चे के ऊपर बात आती है, फाइनेंस बिल 1 में भी वही खर्चा आता है, लेकिन कुछ जनरल लेजिस्लेशन के लिए भी खर्चा आता है। फाइनेंस बिल 2 के अंतर्गत जो है ऐसी प्रोविजन लिखी होती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करी हो, लेकिन इसमें वो खर्चा नहीं आता जो आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। कोई भी खर्चा अगर आपका हो 110 में से जो है भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना हो तो वो इसमें लिखा होगा, बट वो खर्चा नहीं लिखा होगा जो 110 में हो। तो क्वेश्चन ये था कि 110 के अलावा जो भी चीज आती है तो ऑब्वियसली बात है वो किसी भी सदन में इनिशिएट करी जा सकती है। तो यहां पे जो फाइनेंस बिल 2 है ये भी एक आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन इसमें क्या बन गया जी आपका, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसका जो हेडिंग मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया है दैट इज एंड गेम, वो क्यों बनाया है, क्विक रिवीजन एंड गेम। तो ये है क्यों, अब आपको पता लगा कि इसके 4 सेट क्यों आएंगे। अभी हमारी जो क्लास है वो 1 घंटे की हो चुकी है, अभी हमने सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, और हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं इसके, ठीक है, तो समझो। चलो
इसमें देखो जी ऑप्शन बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा इसमें, इन क्वेश्चंस को करके। बताइए जी क्या बनेगा जी, प्राइवेट बिल के ऊपर क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट मेंबर बिल। अच्छा, अब ये एक चीज देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल और व्हाट इज द पब्लिक बिल। देखिए जी, पब्लिक बिल वो होता है जो कि एक मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाए, जो रनिंग गवर्नमेंट है उसका मिनिस्टर। प्राइवेट बिल वो होता है कि वो मेंबर तो है पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का, जहां पे भी, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है। तो इस प्राइवेट बिल को लेके आने के लिए 1 महीना पहले परमिशन लेनी पड़ती है और पूरी सभा का ध्यान जो है अपनी तरफ करना पड़ता है, लेकिन 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हम बिल लेके आएंगे। और अगर आपका वो बिल जो आप लेके आ रहे हो कि ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है, ऑफिशियल गैजेट का मतलब यह है कि कुछ भी चीज चलती है ना वो गैजेट में लिखी जाती है। अगर ऑफिशियल गैजेट में वो चीज लिखी हुई है तो आपको सभा का ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ, सभा को कहना पड़ेगा कि देखो ये बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन ये है इनके ऑप्शंस के ऊपर कि क्या चीज है यहां पे। प्राइवेट मेंबर बिल एक बिल होता है जहां पे ये बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सही है यहां पे। हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड, भाई नहीं, प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर का मतलब ये हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसका मतलब ये नहीं कि हु इज नॉट इलेक्टेड एंड बट ओनली नॉमिनेटेड, ये ऑप्शन आपका गलत है। पॉइंट समझ में आ गया। तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होना जरूरी है, बट ऐसा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्टेड चाहे नॉमिनेटेड, समझ में आया। लेकिन जो पब्लिक बिल होता है वो आपका गवर्नमेंट बिल है जो मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। नंबर 2, रिसेंटली जो है पहली बार हिस्ट्री में पास हुआ प्राइवेट बिल, गलत। भाई बहुत सारे बिल हैं, अगर मैं बात करूं जो है बहुत सारे बिल है, अब छोड़ो कि कौन कौन से बिल की बात करें, बट रिसेंटली कोई पास नहीं हुआ, मतलब हो गए हैं 10-15 तो हो गए होंगे ये प्राइवेट मेंबर बिल पास। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी। सो कोई भी स्टेटमेंट यहां पे आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, बताइए शाबाश। देखो जी, पहली बात तो ये जो तीनों लिखी हुई हैं दीज आर द फाइनेंशियल कमिटीज, मतलब पैसे का, तो पैसे की बातें हैं यहां पे, ठीक है, पैसे की बातें हैं यहां पे, यानी कि पैसे के बारे में डिस्कशन वगैरह देखने को हमें मिलती है। अब राज्यसभा के मेंबर जो हैं इसमें किसके साथ नहीं है, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करी जाए इसमें 22 लोग हैं, 15 आपके लोकसभा के होते हैं, 7 आपके राज्यसभा के होते हैं, और यही पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कैग की रिपोर्ट्स मार्केट में पब्लिश करती है। और इसको जो इनका जो चेयरपर्सन होता है 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी का वो मेंबर होगा, और इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है अपॉइंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एस्टिमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं, और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और इनका काम जो होता है कि भाई जो भी खर्चा हो रहा है उसके एस्टिमेट लगाना, बजट वगैरह एंड नॉर्मल एक्सपेंडिचर वगैरह। तो इसमें आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करें इसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, और ये इनका काम जो होता है कि जो पब्लिक पॉलिसीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री, जो भी ये कुछ बनाते हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर ध्यान कौन रखते हैं, ये लोग पब्लिक अंडरटेकिंग वाले। तो इसमें भी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा से कौन एसोसिएट नहीं करता, तो ये एसोसिएट नहीं करते जी, ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस ये दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे ऑप्शन बताना था, करेक्ट बताना था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है,
ये पढ़ लिया है हमने, मैं बता दूं आपको, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको लिंक कर सकते हो आप इजीली इसको। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम द लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट, बिल्कुल इनके ऊपर कोई भी अगर इसने ऑफिशियल एक्ट में कुछ भी काम किया हो तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी भी गवर्नर या किसी भी राष्ट्रपति को कंपेल नहीं किया जा सकता ये काम करो, ये भी सही है। 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा गवर्नर को, लिख के देना पड़ेगा राइटिंग में, अगर उसके ऊपर जो है कोई भी सिविल प्रोसीडिंग अगर चल रही हो। तो मतलब सिविल प्रोसीडिंग तो चल सकती है ना, बट अगर चलनी भी है वाली है तो भाई उसके पर्सनल एक्ट के लिए आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। सही है। कोर्ट्स आर empowered टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द को मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ये ऑप्शन गलत है कि भाई जो मिनिस्टर्स ने आर्टिकल 74(2) में लिखा हुआ है आपका कि पूरे तरीके से जो मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा आपके राष्ट्रपति को या गवर्नर को रिस्पेक्टिवली, स्टेट्स में चाहे वो आप सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, पार्लियामेंट में या स्टेट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसमें अगर आपने कोई एडवाइस दे दी तो भाई वो कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकती। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में, तो ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है, बाकी पहले तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। देखो जी, यहां पे वो बात कर रहा है कि यहां पे जो कोई भी काम होगा प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बना सकता है कि भाई जो पार्लियामेंट के काम है वो अच्छे तरीके से चलते चले जाएं, और जो भी मिनिस्टर्स को हमने पैसे देने हैं जब बिजनेस प्रॉपर काम करने के लिए वो दे दें, भाई बिल्कुल ये कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ये काम कर सकता है, राष्ट्रपति के पास रूल है, ये पावर है। द ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आर्टिकल 77(1) जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, कोई भी लागू करने वाली चीज होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ना करके राष्ट्रपति के नाम पे हम करते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा सही हो गया? तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका गलत है, तो ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते आप लोग। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, all individuals are fully and equally human. This principle is known as, सभी व्यक्ति समान रूप से भाई मानव हैं, भाई समान हैं, किसने बोला था? तो ये बोला है यूनिवर्सलिज्म, ऑप्शन नंबर 1 यूनिवर्सलिज्म। पॉइंट समझ में आया? यूनिवर्सलिज्म। अब होलिज्म का मतलब क्या है? हर एस्पेक्ट को, हर सिस्टम को कलेक्टिव लेके चलना। तो यहां पे होलिज्म का मतलब यूनिवर्सलिज्म नहीं है। सोशलिज्म भाई सोसाइटी के लिए काम करना। इंट्रैक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे आप लोग जो है इंडिविजुअल और एक स्टेट कैसे दोनों इंटरेक्ट करके काम कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रैक्शनिज्म। लेकिन सभी बराबर हैं, ये यूनिवर्सलिज्म का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर 1। चलो बताइए जी अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट बतानी है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? हो रहा है ना पूरा प्रॉपर तरीके से रिवीजन? एक एक टॉपिक से उठा उठा के क्वेश्चन डाले हैं मैंने लाइन वाइज, कि हाँ पता लगे तुम लोगों को अच्छे से। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड, मतलब भाई वहां से वो निकल नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है जी। तो भाई ऐसा नहीं है कि कल को स्टेट को कह दें कि यहाँ तू स्टेट अपना कहे कि मुझे इंडिया से निकलना है, निकल जाएगा, नहीं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम एक स्टेट को तोड़ सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, 2 स्टेट्स को लाके एक बना सकते हैं, 1 से 10 बना सकते हैं स्टेट्स, लेकिन हम वो स्टेट इंडिया से बाहर नहीं जा सकती। दूसरा, एसके धार कमीशन 1948, पहला कमीशन ही धार कमीशन बैठा था हमारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। उसने बोला था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विंस रेदर देन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। बिल्कुल सही है। ये 1948 में ये धार कमीशन बैठा था जिसने बोला था कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती चली जा रही है वैसे ही कर लो, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विंस के ऊपर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जहां जहां पे प्रशासन चल रहा है वैसे ही आप उसको रीऑर्गेनाइज कर दो।
तीसरा, कांग्रेस कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सिद्धारमैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो 1948 में ये कमेटी बैठी, उसके बाद जेवीपी कमेटी 1949 में, जिसने बोला था कि हम जो देश को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ठीक है, सोशलिज्म, मतलब इन चीजों के ऊपर जो है इकट्ठा करना चाहते हैं, नॉट इन द लैंग्वेज बेसिस। तो ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने, देखते हो सीधी सी बात ये है कि क्योंकि इन्होंने, बट ये मतलब जेवीपी कमेटी ने इनकी बातें नहीं मानी थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं माना था। तो ये कहते थे कि भाई देश को आगे लेके जाना है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करनी है, सोशल कंडीशन अच्छी करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं हो पाएगा। तो इन कमेटी ने लैंग्वेज के ऊपर कोई बात नहीं करी थी। लैंग्वेज की बात आई थी जब पोटी श्रीमल्लू नाम के व्यक्ति ने बोला था कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दो तमिल स्पीकिंग लोगों के साथ, मतलब इन दोनों को अलग कर दो, क्योंकि एक स्टेट में थे उस टाइम पे, स्टेट थी मद्रास, मद्रास को अलग करो, तेलुगु वालों को अलग करो, तमिल वालों को अलग करो। तो पोटी श्रीमल्लू नाम के जो व्यक्ति हैं वो तेलुगु स्पीकिंग थे और उनकी भूख हड़ताल में डेथ हो जाती है। और फिर बाद में 1953 में एक स्टेट बनती है आंध्र प्रदेश, और कहां से निकलती है, मद्रास से। तो 53 में ये पहली स्टेट बनती है तेलुगु स्पीकिंग। तो यहां पे ये ऑप्शन जो है सही हो गया जी, आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो पहले तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। अब बात ये है, जब आंध्र प्रदेश बनी तो हमारे देश को लगा नहीं, लैंग्वेज बेसिस इज द क्राइटेरिया, लैंग्वेज बेसिस से बनाना चाहिए। 53 में एक फजल अली कमीशन बैठा, और फजल अली कमीशन में फजल अली तो चेयरपर्सन थे, और एच.एन. कुंजरू ये इनके दूसरे पर्सन है इस कमेटी के, और तीसरे थे के.एम. पानीकर। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, अब देश को जो है लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो है हम इनको डिवाइड करेंगे। तो यहां पे अब लैंग्वेज क्राइटेरिया जो बना था वो किसका बना था, दैट इज फजल अली कमेटी का, कमीशन का। तो ऑप्शन इसमें तीनों के तीनों सही हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है जी आपका, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जी। अब क्वेश्चन ये है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो आर्टिकल 5 to 11 में आता है। सिटीजनशिप जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ जो है आपकी संबंधित है। ओके, हम इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीके से ले सकते हैं, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी, नेचुरलाइजेशन, और जहां हमारे माता पिता यहाँ के हो, डेसेंट। तो ये ब्रांड वर्ड से हम ले सकते हैं। खोई कैसे जा सकती है, अगर टर्मिनेट कर दिया जाए आपको, आप अपनी मर्जी से वॉलंटरी तरीके से, ठीक है, या फिर आप जो है देश की किसी इनएक्टिव, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं जो देश के हित में ना हो, तो इनसे आपको हटाया जा सकता है। तो हमारे भारत देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप तो नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है ऑफ होल ऑफ इंडिया, यस, सभी भारत की। ऑप्शन नंबर बी, यहां पे स्टेट लिखा हुआ है, यहां पे होल ऑफ इंडिया, तो यहां पे हमारे पूरे देश वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम लोगों को। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से बोरो किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो है अब आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अब आपका क्वेश्चन है, ये वाला, ये आप जो है, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा ना कि मैंने टोटल 100 क्वेश्चन बनाए हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं 25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में पहला क्वेश्चन होगा, तब तक आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, तो सेकंड पार्ट आएगा 4 तारीख को, सेकंड पार्ट आएगा 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को आएगा, तो बने रहना। और ऐसे ही मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पढ़ते रहना। गॉट इट। और सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। कोई डाउट हो, किस तरीके की क्लास चाहते हो, बिल्कुल डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया कीजिए।
ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, एमपी, जेके, वेस्ट बंगाल, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। 5 अक्टूबर से जो है ये बैच स्टार्ट होने वाला है। वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हो। ये बैच सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। इसमें हम आपको 1000 आवर लाइव कंटेंट देते हैं, इंग्लिश हिंदी में नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज, 1-to-1 मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और बढ़ते हैं आगे। स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। क्या वीडियो चाहते हो नेक्स्ट वाली वो भी आप मुझे बताना। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।